नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी बेसिक कंप्यूटर की वीकली रिवीजन क्लास है, जिसके अंदर हम देखेंगे बेसिक कंप्यूटर के कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि इस पूरे हफ्ते अपन ने अलग अलग प्रैक्टिस सेट में डिस्कस किए हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, रिवीजन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो आप सभी जानते होंगे कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का पूर्ण रूप भी आप जानते होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होता है मॉडेम। मॉडेम डिवाइस कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा था? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही जवाब होता है एनिएक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से www का सही रूप क्या होता है? यानी कि www का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आप सभी जानते होंगे वर्ल्ड वाइड वेब होता है www का फुल फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों, यह सभी प्रश्न मैंने अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से लिए हैं, तो हो सकता है कोई एक प्रश्न आपको रिपीट देखने को मिल जाए। वैसे तो मैंने कोशिश करी है कि जो प्रश्न रिपीट हुए हैं उनको मैंने एक ही बार लिया है, लेकिन बाई चांस अगर कोई रह गया हो तो माफी चाहता हूं। अगला प्रश्न है, सीपीयू का अर्थ क्या है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं सीपीयू का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं पेंटियम ब्रांड होता है माइक्रो प्रोसेसर का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, www के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स ली ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, टिम बर्नर्स ली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया है साइबर स्पेस, जो कि होती है, अपलोड भी होती है, लेकिन प्रकाश भंडारण सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, और मॉडेम भी होती है। तो प्रकाश भंडारण इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो पूछा गया है पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या उपयोग किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में बल्ब इस्तेमाल किए जाते थे। आपको एग्जाम में बल्ब की जगह वैक्यूम ट्यूब भी देखने को मिल सकता है, तो याद रखिएगा दोनों चीजें एक ही होती हैं, बल्ब भी और वैक्यूम ट्यूब भी। अगला प्रश्न है, अनुपम क्या है? तो याद रखिएगा, अनुपम एक सुपर कंप्यूटर का नाम है, जो कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो याद रखिएगा, परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसका विकास सीडेक पुणे द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, और 8 बिट मिलाकर 1 बाइट बनता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को रोम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, और रोम का पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पहले कंप्यूटर भाषा की विकसित की गई थी, यानी प्रश्न पूछा गया पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो याद रखिएगा, फोर्ट्रॉन इसका सही जवाब होता है। फोर्ट्रॉन भाषा कंप्यूटर की पहली भाषा है जो विकसित की गई थी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो याद रखिएगा, आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर का प्रकार प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा, डाई लेजर नहीं होता, गैस लेजर नहीं होता, अर्धचालक लेजर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो याद रखिएगा, पहला कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाने जाने वाले चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। याद रखिएगा, उस कंप्यूटर का नाम भी याद रखिएगा, उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन है चित्र डाटा संशोधन हेतु। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें
पावर पॉइंट या पेंट जैसे कुछ अन्य सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है पद्यांश डाटा संशोधन हेतु, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। और संख्यात्मक डाटा संशोधन हेतु एमएस एक्सेल का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ओसीआर का पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया, चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया था और चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का पितामह या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? यानी कि पूछा गया है आईसी चिप का विकास किसने किया था या बनाया था? तो याद रखिएगा जेएस किल्बी ने आईसी चिप का विकास किया था या इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था, याद रखिएगा। और सिलिकॉन की बनी होती है, भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो याद रखिएगा चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, आयरन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो दोस्तों बग एक प्रकार का एरर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, बग एक एरर होता है। अगला प्रश्न है सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? ऑप्शन है बहुत अधिक कीमत होती है, वातानुकूलन की समस्या होती है, परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार होता है। तो याद रखिएगा परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार होता है सुपर कंप्यूटर में, इस कारण से नॉर्मल कंप्यूटर से भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? यानी कि कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? तो याद रखिएगा फॉर्ट्रैन भाषा का प्रयोग किया जाता है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए। अगला प्रश्न है टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम में किया जाता है या किस काम के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा टैली का प्रयोग अकाउंटिंग के कार्य के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, अकाउंटिंग। अगला प्रश्न है डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑप्शन है केवल तर्क पर, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पर, गणना एवं तर्क पर या मापन पर। तो याद रखिएगा डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति गणना एवं तर्क पर आधारित होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड 2007 में वर्ड आर्ट विकल्प कहां रहता है? तो याद रखिएगा वर्ड आर्ट विकल्प इंसर्ट मेन्यू में रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, इंसर्ट मेन्यू। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल में रिकॉर्ड को अल्फाबेटिकली लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं सॉर्ट मेन्यू का प्रयोग किया जाता है एमएस एक्सेल में रिकॉर्ड को अल्फाबेटिकली लगाने के लिए। अगला प्रश्न है मेन साइट से भुगत साइट की तरफ नेटवर्क ट्रैफिक को भेजने के लिए भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह प्रक्रिया कहलाती है फिशिंग। इधर स्पेलिंग मिस्टेक है, फिशिंग होता है PHISHING, ऑटो करेक्ट के कारण हो जाती मिसप्रिंट, यहां पर फिशिंग इस तरह होता है PHI से। अगला प्रश्न है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में पीसीज किसके मेंबर होते हैं? तो याद रखिएगा यह सभी डोमेन के मेंबर होते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में पीसीज डोमेन के मेंबर होते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी एक ओएसआई मॉडल की थर्ड लेयर है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती है और इन्होंने पूछा है थर्ड लेयर कौन सी है? तो याद रखिएगा ओएसआई मॉडल में थर्ड लेयर होती है नेटवर्क लेयर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है रिमोटली किसी डिवाइस से जुड़ने में कौन सी प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा रिमोटली किसी डिवाइस से जुड़ने में टेलनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। टीसीपी का पूर्ण रूप होता है ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बायोमेट्रिक एक किसका उदाहरण है? तो दोस्तों बायोमेट्रिक एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, बायोमेट्रिक एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। अगला प्रश्न है किसका प्रयोग करके कंप्यूटर को अनाधिकृत पहुंच से बचाया जा सकता है या बचाया जाता है? तो याद रखिएगा फायरवॉल का प्रयोग करके कंप्यूटर को अनाधिकृत पहुंच से बचाया जाता है। अगला प्रश्न है वह मेमोरी जो बार बार प्रयोग में आने वाले डाटा को स्टोर करती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे ही कैच मेमोरी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में परिवर्तन किया जा सकता है तो उसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है डाटा रिडंडेंसी क्या दर्शाती है? तो दोस्तों डाटा रिडंडेंसी डुप्लीकेशन ऑफ डाटा दर्शाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। अगला प्रश्न है किस कुंजी का प्रयोग एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड देखने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा, स्लाइड देखने के लिए पावर पॉइंट में F5 का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और F2 का प्रयोग किया जाता है मूव नेक्स्ट के लिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किसमें सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा टेप ड्राइव में सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एसक्यूएल का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों एसक्यूएल का पूर्ण रूप होता है स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। याद रखिएगा एसक्यूएल अधिकतर पूछा जाता है, चाहे तो आप इसे स्टार मार्क भी करिएगा। अगला प्रश्न है इनमें से किस चैनल में संदेश का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है परंतु कभी भी एक समय में नहीं होता? तो याद रखिएगा यह है हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण, जिसमें दोनों दिशाओं में संदेश प्रवाह होता है लेकिन एक समय में सिर्फ एक साइड से होता है। इसका एग्जाम्पल होता है वॉकी टॉकी, जहां एक बार में एक तरफ से सिग्नल जाता है, फिर जब पहुंच जाता है तब दूसरी तरफ से दूसरा सिग्नल आता है। फुल डुप्लेक्स में दोनों तरफ से एक साथ हो सकता है, जैसे कि मोबाइल या टेलीफोन। सिंप्लेक्स में होता है सिर्फ एक वन साइडेड, एक दिशा से, जैसे कि केबल टीवी या इंटरनेट, इस तरह से। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर का किसका उदाहरण है? ऑप्शन है व्यक्तिगत वित्त, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का उदाहरण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है मैप क्वेस्ट तथा याहू मैप सॉफ्टवेयर किसके उदाहरण है? तो दोस्तों यह वेब आधारित एप्लीकेशन के उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है एक किसका इंस्टॉलेशन हमें यह क्षमता देता है कि हम जिसे चाहें उस फीचर को इंस्टॉल कर सकें? तो दोस्तों यह कहलाता है कस्टम इंस्टॉलेशन हमें यह क्षमता देता है कि हम चाहें जिस फीचर को सिर्फ उसे इंस्टॉल किया जा सकता है कस्टम में। अगला प्रश्न है फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम फाइल टाइप को पहचानने में, फाइल के नाम में, फाइलों को पहचानने में, फाइल का नाम हो ना सके इसलिए। तो याद रखिएगा फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है फाइल के टाइप पहचानने में। जैसे आपने देखा होगा डॉट पीपीटी होता है, तो पीपीटी से आप यह पहचान सकते हैं कि यह पावर पॉइंट की फाइल है, या डॉट XLX है, तो आप पहचान सकते हैं कि यह एक्सेल की फाइल है। अगला प्रश्न है बिटमैप इमेज को बनाने तथा सुधारने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे ही इमेज कहा जाता है। अगला प्रश्न है यूजर के मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के साथ सहयोग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे ही इंटरेक्टिविटी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, यूजर के मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के साथ सहयोग को इंटरेक्टिविटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कई लोग अपने व्यक्तिगत साइट बनाते हैं जैसे कि वेबलॉग्स अथवा, तो उसे ब्लॉग्स कहा जाता है, वेबलॉग्स अथवा ब्लॉग्स बनाते हैं, इसका सही जवाब होगा ब्लॉग्स। अगला प्रश्न है टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग किसका उदाहरण है? तो दोस्तों टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग होता है सिंप्लेक्स का उदाहरण, जहां वन साइडेड नेटवर्क होता है। अगला प्रश्न है नॉलेज बेस्ड सिस्टम का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों नॉलेज बेस्ड सिस्टम को ही एन एक्सपर्ट सिस्टम कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, एन एक्सपर्ट सिस्टम। याद रखिएगा नॉलेज बेस्ड सिस्टम को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर साइंस की जर्मस्प्रेंट है वह फील्ड जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, क्या कार्य करती है? तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जिसे एआई कहा जाता है, ऑप्शन दिए है व्यक्ति की भावनाओं तथा विचारों को बदलता है, तो यह तो नहीं हो सकता। एक बफर की तरह कार्य करता है जो मनुष्य के निर्णय लेने की क्षमता से मुक्त होता है, क्षमता को से मुक्त करता है, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को बदलता है,
मनुष्य की इंद्रियों, विचारधारा तथा क्रियाओं की नकल करता है। तो याद रखिएगा एआई जो होता है वह मनुष्य की इंद्रियों, विचारधारा तथा क्रियाओं की नकल करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कई वेबसाइट पर चलती फिरती ग्राफिक्स लगी रहती हैं, वह क्या कहलाती हैं? तो आप सभी जानते होंगे उन्हें एनिमेशंस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर बग का एक रिपेयर जो कि इंटरनेट पर सामान्यतः बिना किसी मूल्य पर मिलता है, वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा सॉफ्टवेयर बग का वह रिपेयर जो इंटरनेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है उसे पैच कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, WAV, WMA एंड AIFF किस चीज के उदाहरण है? तो दोस्तों यह तीनों ऑडियो फाइल के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, ऑडियो फाइल फॉर्मेट के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में फॉरवर्ड की शॉर्टकट की क्या है? तो दोस्तों फॉरवर्ड के लिए Ctrl+F का उपयोग किया जाता है MS वर्ड में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा ISP का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न है, सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो किसको बनाने के लिए बनाई गई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा सी प्रोग्रामिंग भाषा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर जाने जाते हैं किससे जाने जाते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा मैलिशियस सॉफ्टवेयर मालवेयर जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की पहली जनरेशन किस तकनीक पर आधारित थी? तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया है वेबकॉम ट्यूब, जो कि इसका सही जवाब है। इसकी जगह आपको ऑप्शन में वॉल्व भी देखने को मिल सकता है, या वेबकॉम ट्यूब को ही कई बार वेब ट्यूब भी आपको देखने मिल सकता है। तो याद रखिएगा तीनों चीजें एक ही होती हैं। पहली जनरेशन में वेबकॉम ट्यूब या वेब ट्यूब या वॉल्व का इस्तेमाल किया जाता था, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था, और तीसरी जनरेशन में VLSI का उपयोग किया जाता था। इसका मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI का। इसके अलावा एक होता है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इनके पूर्ण रूप भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? ऑप्शन है परमपदम, फ्लो सॉल्वर मार्क, चिप्स या अनुपम। तो याद रखिएगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना का नाम है अनुपम, और अनुपम नाम का सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है जिसका इस्तेमाल भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बराबर कितना होता है? तो याद रखिएगा एक बाइट बराबर होता है 8 द्विआधारी अंकों के बराबर, यानी कि 8 बाइनरी डिजिट के बराबर, याद रखिएगा। द्विआधारी अंक का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। अगला प्रश्न है, स्पैम किस भाषा से संबंधित शब्द है? तो दोस्तों स्पैम शब्द का उपयोग कंप्यूटर की शब्दावली में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक क्या है? एकक यानी कि यूनिट क्या है? ऑप्शन है मेगाहर्ट्ज, समप्रत्येक प्रति सेकंड, बिट प्रति सेकंड, या नैनो सेकंड। तो याद रखिएगा कंप्यूटर के प्रेषक की गति को मापने के लिए बिट प्रति सेकंड यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो दोस्तों इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी कि TCS। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। और दोस्तों यह सभी प्रश्न पहले कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, जब कोई कंप्यूटर को क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहां पर अटक जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा वह रैम में अटक जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। रैम का पूर्ण रूप आप सभी जानते होंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? निर्गम उपकरण का उदाहरण मतलब होता है आउटपुट यूनिट। तो याद रखिएगा इंजेट मुद्रक,
आउटपुट यूनिट होता है, प्लॉटर भी आउटपुट यूनिट होता है, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता आउटपुट यूनिट नहीं होता। इसके अलावा स्पीकर भी आप सभी जानते हैं आउटपुट यूनिट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। ऑप्शन देखते हैं, फॉस्फर पिरपट सीआरटी का हिस्सा होता है, छाया आच्छादन सीआरटी का हिस्सा होता है, इलेक्ट्रॉन गन भी सीआरटी का हिस्सा होता है, लेकिन गैस प्लाज्मा सीआरटी का हिस्सा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और याद रखिएगा इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो कैथोड रे ट्यूब होता है सीआरटी का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सकता है निम्न में से किसके उपयोग से? ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, समाकलित परिपथ चिप, नैनो पदार्थ या अति संचालक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होता है समाकलित परिपथ चिप। इसका मतलब होता है आईसी। आईसी को हिंदी में कहा जाता है समाकलित परिपथ चिप, और आईसी का पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला प्रश्न है, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्ड का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? ऑप्शन है जाल मॉडल, श्रेणीबद्ध मॉडल, संबंधात्मक मॉडल या बहुआयामी मॉडल। तो दोस्तों वह कहलाता है श्रेणीबद्ध मॉडल, यानी कि सीरीज मॉडल, या इसे ही ग्रेडेड मॉडल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों ऑप्शन है चिप, बाइट, बग या बिट। तो आप सभी जानते होंगे एरर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बग कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि प्रदर्शित करता है। बग एक तरह का एरर होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? यंत्र सामग्री यानी कि हार्डवेयर यूनिट नहीं है। आप सभी जानते हैं प्रिंटर हार्डवेयर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, लेकिन प्रचालन तंत्र यानी कि जिसे नेटवर्क कहा जाता है, यह हार्डवेयर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मॉनिटर का रिफ्रेश रेट काय में या किस में मापा जाता है? तो याद रखिएगा मॉनिटर का रिफ्रेश रेट H2 में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मेमोरी हाइस्की में सबसे नीचे कौन आता है? ऑप्शन है कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रजिस्टर या रैम। तो याद रखिएगा मेमोरी हाइस्की में सेकेंडरी मेमोरी सबसे नीचे आती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पीडीए का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखिएगा पीडीए का पूर्ण रूप होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर और नेटवर्क के संवाद में कौन नियंत्रण करता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कंप्यूटर और नेटवर्क के संवाद को नेटवर्क एवं सर्वर नियंत्रित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पीओपी पर आधारित एक ईमेल क्लाइंट है? पीओपी के दो पूर्ण रूप होते हैं, याद रखिएगा। इसे ही पॉइंट ऑफ प्रेजेंस भी कहा जाता है और पीओपी को ही पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। और याद रखिएगा इसका सही जवाब होता है आउटलुक एक्सप्रेस। पीओपी पर आधारित एक ईमेल क्लाइंट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन शामिल कौन करता है? ऑप्शन है बाहर से सूचनाएं ग्रहण करना, दूसरे कंप्यूटर के साथ संचालन करना, इनपुट में दी गई सूचनाओं के आधार पर गणितीय तथा लॉजिकल कार्य करना। तो दोस्तों यही इसका सही आंसर होगा, इनपुट में दी गई सूचनाओं के आधार पर गणितीय एवं लॉजिकल कार्य करना प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन शामिल करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रैम और सेकेंडरी डिवाइस के बीच अंतर क्या है? ऑप्शन है संग्रह टाइम, डाटा की लंबाई। रैम स्थायी है और सेकेंडरी स्टोरेज अस्थायी है। यह उल्टा दिया गया है, रैम होता है अस्थायी और सेकेंडरी स्टोरेज होता है स्थायी। रैम इनपुट ग्रहण करता है परंतु सेकेंडरी स्टोरेज नहीं। या डाटा संग्रहित करने का तरीका। तो दोस्तों रैम और सेकेंडरी मेमोरी में मेन डिफरेंस होता है संग्रहित टाइम, डाटा की लंबाई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा रैम होता है टेम्परेरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज होता है परमानेंट मेमोरी। अगला प्रश्न है, रैम को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों रैम को ही प्राइमरी मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और इसके अलावा याद रखिएगा हार्ड डिस्क को सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है सर्किट बोर्ड जो रैम चिप रखता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, जो सर्किट बोर्ड रैम चिप को रखता है उसे सिम के नाम से जाना जाता है। और सिम का पूर्ण रूप भी याद रखिएगा, सिम का पूर्ण रूप होता है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, और सिम का अधिकतर पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है तारों का समूह जो डाटा ट्रांसफर करता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, जो तारों का समूह डाटा ट्रांसफर कहा जाता है उसे सिस्टम बसेस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, सिस्टम बसेस। अगला प्रश्न है मॉडर्न कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को मॉडर्न कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने 1837 में पहला मॉडर्न कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। और ब्लेज पास्कल ने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है की लॉगर जैसे स्पाईवेयर से बचने के लिए इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन किस वक्त क्या देती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, की लॉगर जैसे स्पाईवेयर से बचने के लिए इंटरनेट बैंकिंग पर आपको ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है रिबॉक डाटा डाटाबेस के किसके अंदर जाता है? तो दोस्तों यह जाता है डीसीएल के अंदर। डीसीएल का मतलब होता है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। और यह जो मैं फुल फॉर्म बता रहा हूं इन्हें भी याद रखिएगा, अधिकतर फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है बाय नाउ पे नाउ सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों बाय नाउ और पे नाउ डेबिट कार्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है MP3 का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों MP3 का पूर्ण रूप होता है MPEG 3, और इसका पूर्ण रूप होता है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप 3। अगला प्रश्न है किसका अर्थ वह डाटा है जो कि डेटाबेस में वह वास्तविक है तथा भरोसेमंद है? तो दोस्तों डाटा इंटीग्रिटी का अर्थ होता है कि डाटाबेस में डाटा वास्तविक है तथा भरोसेमंद है। इसके अलावा याद रखिएगा डाटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। अगला प्रश्न है क्या एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो कि कंपनी के कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों ऑप्शन है लोकल इंटरनेट, एरिया नेटवर्क, पीयर पीयर या यहाँ मिसप्रिंट है इंट्रानेट। तो दोस्तों इंट्रानेट एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो कि कंपनी के कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, इंट्रानेट। अगला प्रश्न है क्या कमांड को बाहर लाने का चरण है? तो दोस्तों एग्जीक्यूटिंग कमांड को बाहर लाने का चरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, किसी भी कमांड को बाहर लाने के चरण को एग्जीक्यूटिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है इक्वल टू सम B1:B2 किसका उदाहरण है? तो दोस्तों इसे देख के ही आप समझ रहे होंगे कि यह एक फॉर्मूला का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। लेकिन अगर B1:B2 दिया होता तो यह एक फंक्शन का उदाहरण है। B1 से लेके B2 या B5 जहां तक भी दिया गया होता तो यह दर्शाता B1 से लेके B5 या B10 जो भी दिया होता, तो यह एक फंक्शन है। और इक्वल टू सम B1:B2 एक फॉर्मूला का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर जो कि यूजर के लिए पोर्टेबल तथा कहीं ले जाने में सुविधाजनक होते हैं क्या कहलाते हैं? दोस्तों आप सभी जानते हैं काफी सरल प्रश्न है और उन्हें लैपटॉप कहा जाता है। और याद रखिएगा पहला लैपटॉप एप्सन कंपनी ने 1981 में विकसित किया था। यह काफी महत्वपूर्ण है, एप्सन ने 1981 में पहला लैपटॉप। अगला प्रश्न है IBM 700 किसका उदाहरण है? तो दोस्तों IBM 700 एक सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का उदाहरण है। तो द्वितीय जनरेशन इसका सही जवाब होगा। प्रथम जनरेशन याद रखिएगा ENIAC एवं मार्क 1, काफी महत्वपूर्ण है, अधिकतर पूछे जाते हैं। मार्क 1 और ENIAC इन दोनों के नाम याद रखिएगा, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। और अगर थर्ड जनरेशन से आपको क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा IBM 790, यहाँ IBM 700 फर्स्ट जनरेशन है और 790 है थर्ड जनरेशन। इसके अलावा बैक्स 10 नाम का एक काफी महत्वपूर्ण कंप्यूटर है जो कि थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। बैक्स 10 यह थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है MS वर्ड में फॉन्ट बॉक्स खोलने के लिए
क्या दबाते हैं या किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा एमएस वर्ड में फॉन्ट बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल+D का उपयोग किया जाता है और कंट्रोल+F का उपयोग किया जाता है फाइंड के लिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है? तो आप सभी जानते हैं एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सूट का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं उसे लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन कहा जाता है, और अगर इसे हिंदी में देखा जाए तो स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क लैन को हिंदी में कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आईसी चिपों का निर्माण किससे किया जाता है? ऑप्शन है फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, प्लास्टिक से या उपयुक्त कोई नहीं। तो याद रखिएगा आईसी चिपों का निर्माण सेमीकंडक्टर से किया जाता है, और अगर धातु की बात की जाए तो याद रखिएगा सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है सेमीकंडक्टर के निर्माण में, या सॉरी आईसी चिप के निर्माण में। अगला प्रश्न है पद एमबी प्रयोग किया जाता है, तो आप सभी जानते हैं एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट्स, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है मूल निवेश निर्गम प्रणाली या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, पूछा गया है कहां विद्यमान रहती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका सही जवाब होगा यादृच्छिक अभिगम स्मृति पर, यानी कि इसका मतलब होता है रैम पर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन में यादृच्छिक अभिगम स्मृति लेने का कारण यह है कि कई बार अपन पे एग्जाम में प्रश्न बनता है लेकिन उसे समझ नहीं पाते, इस कारण से याद रखिएगा रैम को ही यादृच्छिक अभिगम स्मृति कहा जाता है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, या पूछा गया है पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है मार्कोनी, एलन ट्यूरिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण जेपी ईकर्ट ने किया था, जेपी ईकर्ट एवं जॉन माउचली ने किया था। और अगर आपसे नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनिएक, और एनिएक का निर्माण 1946 1946 में किया गया था जेपी ईकर्ट द्वारा एवं जॉन माउंच द्वारा या माउंच ली द्वारा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का आप सभी जानते होंगे, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, टेलीफोन एवं ग्रामोफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट रहते हैं? तो दोस्तों 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 इंटू 1024 बाइट के बराबर, और 1024 बाइट होता है किलोबाइट, आप याद रखिएगा। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आता है 10,48,576 बाइट्स होते हैं 1 मेगाबाइट में, याद रखिएगा। अधिकतर लोग 10,24,000 लगा देते हैं 1024 समझ के, बाकी इसका सही जवाब होता है 10,48,576 बाइट होते हैं 1 मेगाबाइट में। और याद रखिएगा मेगा का मतलब ही मिलियन से होता है, जिस तरह किलो 1000 के लगभग होता है, इसी तरह मेगा होता है 10 लाख या फिर 1 मिलियन के बराबर। अगला प्रश्न है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई परास या जिसे रेंज कहा जाता है कितना होता है? तो याद रखिएगा सुपर कंप्यूटर के लिए 64 बिट तक होता है एक शब्द की लंबाई या उसकी रेंज। अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः किसे नष्ट करता है? ऑप्शन है आंकड़ों को, उपकरणों को, प्रोग्रामों को या हार्डवेयर को। तो याद रखिएगा कंप्यूटर वायरस प्रोग्रामों को नष्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताएं जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो आप सभी जानते हैं मॉडेम कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो दोस्तों भौतिक रूप से यानी कि फिजिकली आप सभी जानते हैं हार्डवेयर को स्पर्श या टच किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा डाटा, ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो दोस्तों डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर का प्रकार होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, प्रिंटर।
अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो आप सभी जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंध है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का। अगला प्रश्न है किस पार्ट को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो दोस्तों यह तो काफी सिंपल प्रश्न है और आप सभी जानते होंगे सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो दोस्तों कंप्यूटर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। स्कैनर इनपुट होता है और प्रिंटर आउटपुट होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को रोम कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप हार्डवेयर होती है, प्रिंटर भी हार्डवेयर होता है, माउस भी हार्डवेयर होता है, लेकिन जावा एक लैंग्वेज होती है, तो जावा एक हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन है कंप्यूटर मॉडेम, इंटरफेस कार्ड या केबल। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब होता है कंप्यूटर, क्योंकि इधर बात की जा रही है एक नेटवर्क की, तो लोकल एरिया नेटवर्क में मॉडेम का भी उपयोग किया जाता है, इंटरफेस कार्ड का भी किया जाता है, केबल का भी किया जाता है। यह सभी नेटवर्क के अंतर्गत आती हैं चीजें, लेकिन कंप्यूटर एक नेटवर्क से बाहर की डिवाइस है जिससे नेटवर्क कनेक्ट किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होता है कंप्यूटर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के डाटा को सीपीयू से परिधि यंत्रों द्वारा अंतरित किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? का मतलब है प्रश्न पूछा जा रहा है कंप्यूटर के डाटा को सीपीयू से अगर अदर एक्सटर्नल डिवाइस में किस माध्यम से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है मॉडेम, कंप्यूटर पोर्ट्स, इंटरफेस बफर या मेमोरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होता है कंप्यूटर पोर्ट्स। पोर्ट्स के द्वारा आप सीपीयू से डाटा किसी अन्य डिवाइस में ले सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? दोस्तों डाटा संचार विधि पर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं और दोनों दिशाओं में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होता है फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में दोनों तरफ से की जाती है लेकिन एक बार में सिर्फ एक तरफ से, और सिंप्लेक्स में सिर्फ एक तरफ से की जाती है, वन साइडेड होता है सिंप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स होता है दोनों तरफ से की जाती है पर एक समय पर एक ही तरफ से, और हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल होता है वॉकी टॉकी, सिंप्लेक्स का होता है केबल, और फुल डुप्लेक्स जैसे कि अपन टेलीफोन या इंटरनेट का उपयोग करते हैं कि एक साथ दोनों तरफ से डाटा ट्रांसफर किया जा रहा। इसका सही जवाब होता है फुल डुप्लेक्स। अगला प्रश्न है अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? दोस्तों अनेक घरेलू उपकरणों में जो कंप्यूटर उपयोग किए जाते हैं वह होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो अधिकांशतः ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा अगर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम में अधिकतर ट्री डायरेक्टरी संरचना या ट्री डायरेक्टरी स्ट्रक्चर उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है एक ट्री स्ट्रक्चर फाइल डायरेक्टरी प्रणाली से क्या फायदे हैं? तो दोस्तों ट्री स्ट्रक्चर फाइल डायरेक्टरी प्रणाली के फायदे, ऑप्शन है आसान भंडारण और फाइल नाम की पुनर्प्राप्ति की अनुमति देता है, एक अनावश्यक सुविधा है, फाइलों की एक बड़ी संख्या के लिए अनावश्यक है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आसान भंडारण और फाइल नाम की पुनर्प्राप्ति की अनुमति देता है एक ट्री फाइल डायरेक्टरी प्रणाली। अगला प्रश्न है जावा लैंग्वेज के संदर्भ में वाइट कोड क्या है? तो दोस्तों वाइट कोड होता है एक कंपाइलर द्वारा बनाया गया कोड। तो ऑप्शन एक जावा कंपाइलर द्वारा उत्पन्न कोड का प्रकार, एक जावा वर्चुअल मशीन द्वारा उत्पन्न कोड का प्रकार, एक जावा स्रोत फाइल के लिए एक और नाम, एक क्लास के इंस्टेंट मेथड के भीतर लिखा कोड। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा एक जावा कंपाइलर द्वारा उत्पन्न कोड का प्रकार। अगला प्रश्न है मैनुअल पंक्ति विराम के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो दोस्तों मैनुअल पंक्ति विराम के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है शिफ्ट प्लस एंटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा शिफ्ट प्लस एंटर। अगला प्रश्न है कौन सी सुविधा क्लिपबोर्ड के डाटा को किसी भी स्वरूपण के बिना पाठ के रूप में
अवेशन करने की मदद करती है। तो दोस्तों यह सुविधा है पेस्ट स्पेशल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, पेस्ट स्पेशल। अगला प्रश्न है पाठ का संयोजन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो याद रखिएगा पाठ का संयोजन एम्परसैंड द्वारा किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, एम्परसैंड। अगला प्रश्न है एक प्रोग्राम में निम्नलिखित पंक्ति को क्रियान्वित करने के बाद रिजल्ट में संग्रहित मूल्य क्या होगा? यानी कि इसका रिजल्ट पूछा गया है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 इंटू 3 होगा 9। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कर्सर के पहले एक ही अक्षर को मिटाना, कर्सर के बाद सिर्फ एक ही अक्षर को मिटाना, कर्सर के पहले सिर्फ एक शब्द को मिटाना, या कर्सर के बाद सिर्फ एक शब्द को मिटाना। याद रखिएगा कंट्रोल प्लस बैक स्पेस के प्रयोग से आप कर्सर के पहले सिर्फ एक शब्द मिटा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुउपयोगकर्ता का समर्थन नहीं करता? बहुउपयोगकर्ता यानी कि मल्टी यूजर्स का समर्थन नहीं करता। इसका सही जवाब होगा एमएस डॉस। एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम बहुउपयोगकर्ता का समर्थन नहीं करता। अगला प्रश्न है इनमें से अलग को पहचानिए। ऑप्शन है एक्सेस, फॉक्स प्रो, पावर पॉइंट या डी बेस। तो दोस्तों इनमें से अलग तो पावर पॉइंट है जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक एमएस ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है? ऑफिस एक्सपी होता है, ऑफिस विस्टा वैध संस्करण नहीं है, ऑफिस 2007 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑफिस विस्टा, जो कि एमएस ऑफिस का एक वैध संस्करण नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती संचालन का एक परिणाम नहीं है? ऑप्शन है लास्ट अपडेट प्रॉब्लम, अपडेट अनोमली, अनरिपीटेबल रीड या डर्टी रीड। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अपडेट अनोमली, समवर्ती संचालन का एक परिणाम नहीं है। अगला प्रश्न है एक बहुउपयोगकर्ता डेटाबेस में अगर दो उपयोगकर्ताओं को एक ही समय में एक ही रिकॉर्ड अध्ययन करना चाहते हैं तो किस विधि द्वारा ऐसा करने से उन्हें रोका जा सकता है? ऑप्शन है जैमिंग, पासवर्ड, डॉक्यूमेंटेशन या रिकॉर्ड लॉक। तो दोस्तों उन्हें रिकॉर्ड लॉक करने से, एक्सेस करने से रोका जा सकता है। अगर बहुउपयोगकर्ता डेटाबेस में दो उपयोगकर्ताओं को एक ही समय में एक ही रिकॉर्ड अध्ययन करना है तो रिकॉर्ड लॉक करके आप उन्हें ऐसा करने से रोक सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? ऑप्शन है प्रोटोकॉल, लॉगिंग, आर्ची या उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा प्रोटोकॉल, लॉगिंग एवं आर्ची यह तीनों सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? दोस्तों यह प्रश्न पहले कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और हर बार इसकी आपको लैंग्वेज चेंज देखने को मिलेगी। और इसका सही जवाब है मॉडेम। मॉडेम वह युक्ति होती है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के साथ जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्ट या ऑर्कुट। तो दोस्तों याद रखिएगा साइंस डायरेक्ट एक सर्च इंजन नहीं है। इसके अलावा गूगल, अल्टा विस्टा एवं ऑर्कुट यह तीनों सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है वह कौन सी है? ऑप्शन है लैन, वैन, मैन या वैन। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? ऑप्शन है एम्प्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग या अंडरस्टैंडिंग। तो आप सभी जानते हैं कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप सभी जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। इसके अलावा मॉनिटर, प्रिंटर एवं माउस यह तीनों हार्डवेयर के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं ब्राउजर, लिंक,
प्रिंटर या सर्च इंजन, तो आप सभी जानते हैं प्रिंटर एक इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। इसके अलावा ब्राउजर, लिंक एवं सर्च इंजन, यह तीनों इंटरनेट संबंधी पद हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज का माध्यम नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी या कीबोर्ड। तो आप सभी जानते हैं कीबोर्ड एक स्टोरेज का डिवाइस नहीं है। इसके अलावा हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव एवं डीवीडी, यह तीनों स्टोरेज के माध्यम है। अगला प्रश्न है, एक निबल में कितने बिटों के बराबर होता है? तो याद रखिएगा, एक निबल में 4 बिट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या सुपर कंप्यूटर? तो आप सभी जानते होंगे सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे महंगा एवं सबसे तेज कंप्यूटर होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने प्रश्नों का लेवल कुछ लो रखा है, क्योंकि अधिकतर कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं कि सरल होने के बावजूद भी एग्जाम में कंफ्यूजन के कारण छूट जाते हैं। इस वजह से आज मैंने थोड़े से लो लेवल के प्रश्न आज की वीडियो में रखे हैं। अगला प्रश्न है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है लॉगिंग ऑफ, कोल्ड बूटिंग, शटडाउन या वार्म बूटिंग। तो याद रखिएगा, पहले से अगर कंप्यूटर ऑन है और उसे रीस्टार्ट किया जाता है तो उसे वार्म बूटिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो दोस्तों, मॉनिटर, सीपीयू, सीडी रोम या फ्लॉपी डिस्क? तो याद रखिएगा, सिस्टम यूनिट का भाग होता है सीपीयू। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है? ऑप्शन दिए गए हैं एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम या कंट्रोल यूनिट। तो याद रखिएगा, एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम, यह तीनों सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन कंट्रोल यूनिट एक हार्डवेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। यहां ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में प्रिंटर ड्राइवर दिया गया है, ना कि प्रिंटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? ऑप्शन है पावर पॉइंट, इनबॉक्स, सेंडर या रिसीवर। तो याद रखिएगा, पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है। इसके अलावा इनबॉक्स, सेंडर और रिसीवर, यह तीनों ईमेल से संबंधित शब्द है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने की कंप्यूटर की प्रक्रिया का अर्थ निम्न में से क्या होता है? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं, इस प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहा जाता है। अगर इंटरनेट सर्वर से अपने कंप्यूटर में कोई डाटा लेते हैं तो उसे डाउनलोडिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण से होती हैं? ऑप्शन है क्रमादेश त्रुटि, हार्डवेयर की विफलता, मीडिया में दोष या डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। तो याद रखिएगा, अधिकतर त्रुटियां होती हैं डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? सीपीयू, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क या प्रिंटर? तो आप सभी जानते हैं, सीपीयू कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 1024 बाइट बराबर कितना होता है? तो दोस्तों, 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलो बाइट, यानी कि 1 केबी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सभी कंप्यूटरों में कौन सी भाषा लागू होती है? ऑप्शन है बेसिक, कोबोल, मशीनी भाषा या फोर्ट्रॉन। तो याद रखिएगा, बेसिक, कोबोल एवं फोर्ट्रॉन, यह तीनों प्रोग्रामिंग भाषा है, लेकिन सभी कंप्यूटर में मशीनी भाषा लागू होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 10 लाख बाइट्स के बराबर लगभग कितना होता है? दोस्तों, यह प्रश्न भी पहले कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और याद रखिएगा, 10 लाख बाइट्स बराबर यानी कि 1 मिलियन बाइट्स बराबर होता है 1 मेगाबाइट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में किस प्रकार से किसी सेल में टेक्स्ट के साइज को एडजस्ट कर सकते हैं अगर वह चौड़ाई में फिट नहीं है? ऑप्शन है कॉलम हेडर की दाहिनी सीमा पर डबल क्लिक करना होगा, फॉर्मेट में से कॉलम का चयन करें, फिर ऑटो फिट को सिलेक्ट करें, फिर दिया है फॉर्मेट सेल संवाद में श्रिंक टू फिट चेक बॉक्स को सिलेक्ट करें। तो दोस्तों, यह तीनों प्रोसेस से आप एमएस एक्सेल में किसी सेल में टेक्स्ट साइज को एडजस्ट कर सकते हैं अगर वह चौड़ाई में फिट नहीं है।
अगला प्रश्न है कौन सा फंक्शन वर्कशीट सेल में वर्तमान दिनांक दर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वर्तमान दिनांक के लिए आप सभी जानते हैं टुडे फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए विशेष प्रतीक चर या जिसे वेरिएबल्स कहा जाता है नाम में प्रयोग हो सकते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा नाम में सिर्फ अंडरस्कोर का प्रयोग किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा पाइपलाइन, हाइफन और स्टार का प्रयोग आप किसी नाम को जोड़ने में नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है डिफॉल्ट रूप में एक रियल संख्या को क्या माना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा डिफॉल्ट रूप में एक रियल संख्या को डबल माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा डबल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित फंक्शन में से कौन से क्रम में मूल अंकित होते हैं? तो याद रखिएगा इसका क्रम रहता है सबसे पहले आता है अंकगणित, उसके बाद आता है उसका संबंध, फिर आता है तार्किक और फिर आता है असाइनमेंट, यानी कि 2 1 3 4, 2 1 3 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है वह डाटा संरचना जो सामने यानी कि फ्रंट से डाटा तत्वों को हटाने और रियल में डाटा की अनुमति देता है वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह कहलाता है, हम स्प्रिंट क्यू है, क्यू यू ई यू ई क्यू। तो दोस्तों याद रखिएगा क्यू वह डाटा संरचना है जो सामने यानी कि फ्रंट से डाटा तत्वों को हटाने और रियल में डाटा डालने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है डेटा संरचना की वह सूची जो दोनों सिरों में विलोपन की अनुमति देता है लेकिन प्रविष्ट केवल एक ही सिरे से होती है वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों वह कहलाती है इनपुट प्रतिबंधित डिब्यू, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से डेटा संरचना का कौन सा नॉन लीनियर प्रकार है? ऑप्शन दिए गए हैं स्ट्रिंग, लिस्ट और स्टैक। तो याद रखिएगा यह तीनों डेटा संरचना के लीनियर प्रकार है और ऑप्शन में पूछा गया है नॉन लीनियर, तो नन ऑफ दी एबव या इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। या प्रश्न में पूछा जाता लीनियर प्रकार तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब होता। अगला प्रश्न है वह बाइनरी ट्री जिसके प्रत्येक नोड के 0 या 2 चिल्ड्रन होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा वह बाइनरी ट्री जिसके प्रत्येक नोड के या तो एक भी नहीं होगा या फिर 2 चिल्ड्रन होंगे तो उसे एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है बाइनरी ट्री को एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में परिवर्तित करने पर बाइनरी ट्री के सभी मूल नोड्स क्या होंगे? तो दोस्तों वह सभी होंगे एक्सटेंडेड ट्री पर आंतरिक नोड्स, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ये नोड्स है, नोड्स। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक छटाई एल्गोरिथम का प्रकार है? ऑप्शन है बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट या यह सभी। तो दोस्तों छटाई एल्गोरिथम का प्रकार होता है क्विक सॉर्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है एक ग्राफ में यदि इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट यू भी है तो यू और वी को क्या कहा जाता है? ई के एंड्स पॉइंट्स, एडजेसेंट नोड्स, पड़ोसी या यह सभी। तो दोस्तों ने यह सभी कहा जाता है। ई के एडजेसेंट पॉइंट भी है, यह दोनों सॉरी ई के एंड पॉइंट भी है, एडजेसेंट नोड्स भी हैं और पड़ोसी भी हैं, तो यह सभी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अवधारणाओं और रिलेशनल अवधारणाओं का संयोजन क्या है? तो दोस्तों उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है एक फाइल किसका अनुक्रम है? तो दोस्तों याद रखिएगा एक फाइल रिकॉर्ड्स का अनुक्रम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से गुणों के प्रकार होते हैं? तो याद रखिएगा गुणों के प्रकार होते हैं सरल गुण, समग्र गुण, व्युत्पन्न गुण और असक्त गुण, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। मैं डायरेक्ट आपको आंसर इसलिए बताता जा रहा हूं ताकि इस तरह के प्रश्नों में कंफ्यूजन होता है। अगर ये चारों अपन रीड करेंगे तो लगभग एक जैसे है, तो इस कारण से एग्जाम में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि बी था कि सी था, इस वजह से सिर्फ इसके आंसर में टिक लगाता जा रहा हूं। अगला प्रश्न है एक फाइल में निहित लाइनों, शब्दों और वर्णों की कुल संख्या की गणना करने के लिए किस आदेश का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा WC आदेश का प्रयोग किया जाता है, वर्ड काउंट।
एक फाइल के अंदर लाइनों, शब्दों एवं वर्णों की कुल संख्या की गणना करने के लिए। अगला प्रश्न है, सेल का वाइल्ड कार्ड कौन से वर्णों की किसी भी संख्या मिलान के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें किया जाता है स्टार का प्रयोग। सेल का वाइल्ड कार्ड में वर्णों की किसी भी संख्या के मिलान करने के लिए। अगला प्रश्न है, एक यूआरएल क्या होता है? तो दोस्तों एक यूआरएल होता है वर्ल्ड वाइड वेब पर दस्तावेज या पेज का पता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहां हुआ था? तो सबसे पहले तो याद रखिएगा परम का पूरा नाम है परम 8000, जो कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है और इसका निर्माण सीडेक पुणे द्वारा किया गया था। इसका सही जवाब होगा पुणे। इसके अलावा याद रखिएगा सीडेक ने ही भारत का सबसे नया और सबसे एडवांस सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम है ऐरावत, हाल ही में यानी कि 2023 में विकसित किया है या असेंबल किया है। इसका नाम भी याद रखिएगा। इसके अलावा परम की सीरीज के काफी वेरिएंट्स भी मौजूद हैं, जैसे कि परम युवा 1 एवं युवा 2, के अलावा मिहिर और परम सिद्धि। यह कुछ भारत में मौजूद सुपर कंप्यूटरों के उदाहरण है और इस प्रश्न का सही जवाब होगा सीडेक पुणे द्वारा 1991 में परम 8000 सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का क्या है? तो आप सभी जानते हैं विंडो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय, यानी कि पूछा गया है यह सभी संग्रहण उपकरण है यानी कि स्टोरेज यूनिट है सिवाय किसके? ऑप्शन है हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि एक स्टोरेज यूनिट है, फ्लॉपी डिस्क, सीडी ड्राइव, लेकिन प्रिंटर एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग करते थे। तो पूछा गया है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग करते थे? तो आप सभी जानते होंगे वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है। ऑप्शन है इनपुट, आउटपुट, प्रोग्राम या सिस्टम। तो याद रखिएगा सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द होता है प्रोग्राम, या सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम ही होते हैं। अगला प्रश्न है, डीटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग या डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग। तो याद रखिएगा डीटीपी का पूर्ण रूप होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आप सभी जानते होंगे डॉस का पूर्ण रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जेडीबीसी का सूचक किसका सूचक है? यानी कि इसका भी पूर्ण रूप पूछा गया है जेडीबीसी का। ऑप्शन है जावा डाटाबेस कंडक्टिविटी, जावा डेवलपर कनेक्टिविटी, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी या जावा डेवलपिंग कनेक्टिविटी। तो याद रखिएगा जेडीबीसी का पूर्ण रूप होता है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, लैन किसका लघु रूप है? यानी कि पूछा गया है लैन का पूर्ण रूप क्या होता है या किसका शॉर्ट फॉर्म है लैन। तो आप सभी जानते होंगे लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में केबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आप सभी जानते होंगे केबी का पूर्ण रूप होता है किलोबाइट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा किलो बिट के लिए स्मॉल के और स्मॉल बी का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। तो अधिकतर लोग एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर स्मॉल बी और स्मॉल के दिया गया है तो वह किलो बिट है, और कैपिटल के और कैपिटल बी है तो उसे किलोबाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं इलेक्ट्रिकल मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ईमेल का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अधिकतर लोग इनमें कंफ्यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ईमेल का विस्तृत रूप या पूर्ण रूप। अगला प्रश्न है, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो याद रखिएगा पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीरोक्स कंपनी द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? ऑप्शन है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक इनपुट डिवाइस, एक प्रोसेसिंग डिवाइस या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप सभी जानते होंगे वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है प्रोलॉग भाषा कब विकसित की गई थी? तो याद रखिएगा सबसे पहले तो प्रोलॉग का पूर्ण रूप होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या कई जगह आपको प्रोग्रामिंग लॉजिक भी इसको पूर्ण रूप देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका पूर्ण रूप होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और यह एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट करने के लिए एक प्रोग्रामिंग भाषा है, और इसका विकास 1972 में किया गया था, 1972 में। इसके अलावा याद रखिएगा एक और होती है पाइथन, जो कि एक मुख्य प्रोग्रामिंग भाषा है एआई के डेवलपमेंट के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो पाइथन का भी पूछा जाता है कि पाइथन क्या है, तो याद रखिएगा एक लैंग्वेज है पाइथन, और प्रोलॉग भी एक लैंग्वेज है। अगला प्रश्न है ब्लॉग शब्द किन शब्दों का संयोजन है? ऑप्शन है बेबलॉग, वेबलॉग, वेबलॉग या वेबलॉग। तो याद रखिएगा इसमें अगर कंफ्यूजन हो तो एक बार इंग्लिश में देखिएगा। वेबलॉग की स्पेलिंग यह होती है WEBLOG, वेबलॉग। शब्दों का संयोजक होता है ब्लॉग, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है एक टेबल बनाए जाने के बाद इसकी संरचना का संशोधन कौन से एसक्यूएल आदेश से किया जाता है? ऑप्शन है अपडेट टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई टेबल, टेबल नेम, अल्टर टेबल, टेबल नेम या चेंज टेबल, टेबल नेम। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होता है अल्टर टेबल, फिर ब्रैकेट में टेबल नेम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशनल डाटा के जोड़ तोड़ के संचालन के लिए एक बुनियादी सेट का गठन करता है? ऑप्शन है प्रेडिकेट कैलकुलस, रिलेशनल कैलकुलस, रिलेशनल अलजेब्रा या एसक्यूएल। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होता है रिलेशनल अलजेब्रा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है किसी फाइल को पेन ड्राइव में भेजने के लिए ओपन ऑफिस में से निम्न में से क्या करते हैं? यानी कि इसकी प्रोसेस पूछी गई है, किसी फाइल को अगर पेन ड्राइव में आपको भेजना है। ऑप्शन है फाइल सेव पेन ड्राइव या फाइल सेव एज पेन ड्राइव, फिर फाइल नेम और सेव। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा फाइल सेव एज पेन ड्राइव, फाइल नेम और सेव। अगला प्रश्न है ओपन ऑफिस में अपडेट किस कैप्शन में होता है? ऑप्शन है फॉर्मेट, व्यू, टूल या इंसर्ट। तो याद रखिएगा अपडेट होता है टूल कैप्शन में। ओपन ऑफिस में याद रखिएगा ओपन ऑफिस में टूल कैप्शन में अपडेट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है ओपन ऑफिस में टुंगा क्या है? इस प्रश्न को दोस्तों आप डबल स्टार मार्क करिएगा, पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है, और टुंगा एक फॉन्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ओपन ऑफिस में टुंगा नाम से एक फॉन्ट होता है। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस एक्स ओपन ऑफिस वर्कशीट में किसकी शॉर्टकट की है या किसका शॉर्टकट बटन है? तो आप सभी जानते होंगे कंट्रोल प्लस एक्स कट का शॉर्टकट बटन है या शॉर्टकट की है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा कट, कंट्रोल प्लस एक्स। अगला प्रश्न है ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट में टूल्स कैप्शन के अंदर निम्न में से कौन नहीं होता? पूछा गया है टूल्स कैप्शन के अंदर कौन नहीं होता। स्पेलिंग होता है, सॉल्वर होता है, मैक्रोस होता है, लेकिन रो नहीं होता है ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट में टूल्स कैप्शन, टूल कैप्शन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा रो। इसके अलावा इनको याद रखिएगा स्पेलिंग, सॉल्वर और मैक्रोस यह टूल कैप्शन के अंदर होते हैं। तो प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि इनमें से किसी एक का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ओपन ऑफिस में यह किस कैप्शन के अंदर होते हैं, तो याद रखिएगा टूल कैप्शन के अंदर। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के किस कैप्शन में आउटोज्म होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा आउटोज्म होता है फॉर्मूला कैप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा आउटोज्म फॉर्मूला कैप्शन, याद रखिएगा एमएस एक्सेल में। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट नहीं है? कॉलम चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, लेकिन क्लिप चार्ट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या एमएस एक्सेल में क्लिप चार्ट नहीं होता। इसके अलावा कॉलम, लाइन और पाई होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सेल एंड स्टाइल का कौन सा ऑप्शन नहीं है? मतलब सेल और स्टाइल का कौन सा ऑप्शन नहीं है इनमें से? तो नॉर्मल होता है, बैड भी होता है, गुड भी होता है, लेकिन आइकन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा सेल एंड स्टाइल का ऑप्शन नहीं है आइकन। इसके अलावा बैड, नॉर्मल और गुड होते हैं। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कैप्शन फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन कौन सा नहीं है? मतलब एक्सेल के कैप्शन में फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन कौन सा नहीं है? राइट होता है, मीडियम होता है, डार्क होता है, लेकिन लाइट ऑप्शन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा एमएस एक्सेल के कैप्शन में फॉर्मेट एज टेबल में
लाइट ऑप्शन नहीं होता। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के विषय में कौन सा वाक्य सत्य है? फाइल में सीट्स होते हैं, यह सत्य है। सीट्स में फाइल होते हैं, यह गलत है। फाइल एक खाली डॉक्यूमेंट है, सीट एक खाली डॉक्यूमेंट है। याद रखिएगा, फाइल में सीट्स होते हैं, इसमें छुट्टी की मात्रा आएगी सीट्स में, फाइल में सीट्स होते हैं। तो यह वाक्य या यह सेंटेंस सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन ऑफिस कलेक्शन में ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर में नहीं है? ऑप्शन है एकेडमिक जो कि होता है, एग्रीकल्चर भी होता है, एनिमल भी होता है, लेकिन कॉम्पैक्ट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ऑफिस कलेक्शन के ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन में किस कैप्शन में फ्लोटिंग फ्रेम ऑप्शन पाया जाता है? तो याद रखिएगा, फ्लोटिंग फ्रेम ऑप्शन व्यू ऑप्शन में पाया जाता है, या सॉरी व्यू कैप्शन में पाया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी बेसिक कंप्यूटर की वीकली रिवीजन की क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसके अलावा अगर आपने हमारी डेली प्रैक्टिस सेट की क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा, और उन क्लासेस का वीकली रिवीजन संडे टू संडे आपको अथर्व एकेडमी चैनल पर मिलेगा, जिससे आपका पूरे वीक का रिवीजन एक ही क्लास में हो जाएगा। जल्दी ही फिर मिलता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।